अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू रीड स्टडी लैंड। रीड स्टडी लैंड में मैं हूं इमरान सैयद और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML5 एंड CSS3 कोड। व्हाट इज़ द HTML5 एंड CSS3 कोड, यानी कि HTML5 और CSS3 का कोड बेसिकली होता क्या है। पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि हमारा जो एक वेब पेज होता है वो सेक्शंस में किस तरह से डिवाइड होता है और डिस्प्ले किया जाता है। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि HTML और CSS का जो कोड होता है वो बेसिकली काम किस तरह से करता है। तो मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट रेडी किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल से हमने क्या करना है, सिंपली एक पेज बनाना है HTML का और उसके अंदर हम लोग HTML5 को जो है सेलेक्ट करेंगे, HTML और HTML5 करके क्रिएट कर लेंगे। हम लोग एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर एक हेड सेक्शन होगा हमारा, फिर होगा बॉडी सेक्शन। एक वेब पेज बनाएंगे हम इस ट्यूटोरियल के अंदर एक छोटा सा, और इस वेब पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर हम लोगों ने जो है वो टाइटल दे दिया है, इसके अंदर हम लोगों ने दे दिया ड्रीम व्यूअर बुक के नाम से इसका टाइटल हो जाएगा। मैं पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि हमारा जो वेब पेज होता है उसके ऊपर जो टाइटल डिस्प्ले होता है वो किस तरह से डिस्प्ले होता है वो मैं आप लोगों को लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर कम्प्लीटली डिटेल्स में जो है वो बता चुका हूँ। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पूरे पेज को बना रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताया कि टाइटल क्या होता है, टाइटल किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। इस ट्यूटोरियल के अंदर CSS को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ और बताऊंगा कि CSS किस तरह से काम करती है। अच्छा, बेसिकली इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है HTML के अंदर कि जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स जो आप लोग लगाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फाइल जितनी भी हम इस्तेमाल करेंगे HTML के अंदर, उन सब का जो कोड है वो हेड सेक्शन के अंडर आएगा। यानी हेड सेक्शन जो है वो पेरेंट टैग होगा और बाकी जो लिंक्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो उसके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे। और उसके अंदर हम बताएंगे कि वो जो लिंक हमने बनाया है बेसिकली वो लिंक का काम क्या है और उसका जो सोर्स है, यानी कि कहाँ से उसको लिंक कर रहे हैं, उस लोकेशन का एड्रेस हम बताएंगे। तो CSS को लिंक करने का कोड क्या है, सबसे पहले तो लिंक के नाम से आप एक टैग ओपन करेंगे और उसके बाद आप उसका एक रिलेशन बताएंगे, यानी कि ये आपका रेफरेंस होगा, आपका एलिमेंट जो कहलाता है टैग का, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इस टैग का लिंक का वो है रिलेशन। आप इसको बता देंगे कि ये एक स्टाइल शीट है। CSS की जो फाइल्स होती हैं बेसिकली उनका काम होता है स्टाइलिंग का, तो उसका जो रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आना चाहिए, स्टाइल शीट। जब आप ड्रीम व्यूअर पे काम कर रहे होंगे तो ये इंटेलिजेंस के अंदर, यानी कि आप जब यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं सारे के सारे। अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर से आपने क्या करना है, स्टाइल शीट लिख के सेलेक्ट कर लेना है, आपका ये एलिमेंट जो है वो उसके अंदर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो आपके पास एलिमेंट है वो है H रेफरेंस का, यानी कि H रेफरेंस के अंदर आप क्या देंगे, आपकी जो ये फाइल है स्टाइल शीट वाली वो किस लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है, किस तरह से देंगे आप जस्ट देखें कि वही तरीका है। सिंपली हमें क्या करना है, H जब आपने यहाँ पे टाइप कर लिया स्टाइल शीट क्लोज हो गई। अब जब आप स्पेस देंगे इंस्टॉलेशन खुद ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से H रेफरेंस लिखेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो आपके पास पूरा कोड बन जाएगा और आपके पास एक और इंटेलिजेंस आ जाएगा ब्राउज करने का। आपने ब्राउज को क्या करना है, एंटर कर देना है, आपके पास जो है वो लोकेशन ऑन हो जाएगी। लोकेशन ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको लोकेशन दे देनी है। लोकेशन देने के लिए आप चले जाएं, डेस्कटॉप पे आ गए हम लोग और इंट्रोडक्शन के अंदर हमारी क्या है, CSS की फाइल है जिसका फाइल टाइप क्या होना चाहिए, CSS फाइल के नाम से। तो बुक के नाम से फाइल है, आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे बुक का नाम आ गया और यहाँ पर क्या हुआ, URL आपको डिस्प्ले हो गया जो कि क्या है, हमारा पैरामीटर है। उसके बाद हमने इसको कर दिया ओके, तो वही लिंक जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया। तो ये था तरीका, इस तरह से बुक को जो है हम लोग लिंक कर सकते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर।
अब आ जाते हैं अपने बॉडी टैग्स के अंदर। बॉडी के अंदर सबसे पहला जो टैग है वो हमारे पास है H1। H1 जो है वो हेडिंग टैग कहलाता है। इसके थ्रू जो है आप लोग हेडिंग के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। H1, H2, H3, H4, H5 सो ऑन H7 तक आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को। तो सबसे बड़ी हेडिंग हमने रखी है इसके अंदर। सबसे पहले तो क्या है, H1 के नाम से। दूसरा जो हमारा टैग है वो क्या है, सबसे पहला इमेज का टैग है। इमेज टैग के अंदर जो हमारा सबसे पहला पैरामीटर है वो क्या है कि एलिमेंट जो है वो सोर्स का एलिमेंट है। सोर्स का मतलब वही चीज़ है जो हमने क्या किया था, लिंक करने के लिए अपनी शीट को जो लिंक कर रहे थे उसके अंदर जो रेफरेंस बताया था। इसी तरह से इमेज के अंदर हम लोग जब एड्रेस बताते हैं तो उसके लिए जो है हम लोग जो यहाँ पे एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, सोर्स के नाम से। तो यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल करना है सोर्स जब हम लिखेंगे तो वही ब्राउज करने का लोकेशन आएगा। लोकेशन पे आप जाएंगे, डबल क्लिक किया, लोकेशन सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो लोकेशन यहाँ पे सेट हो गई। दूसरा ऑल्टरनेट का टैग जो है बेसिकली ये काम क्या करता है, काम ये करता है कि अगर फर्ज करें आपकी जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में से आपकी जो इमेज है वो अगर करप्ट हो गई है या किसी तरीके से लोकेशन का एड्रेस जो है वो गलत है तो वो डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो उसके इंस्टेड जो है वो क्या डिस्प्ले होगा आपके पास, ये जो ड्रीम व्यूअर बुक के नाम से जो ऑल्टरनेट टैग के अंदर जो आपके पास टेक्स्ट मौजूद है ये डिस्प्ले होगा उस इमेज के। मैं भी आपको उसका बता दूंगा किस तरह से डिस्प्ले होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैग पी के नाम से। पी बेसिकली काम क्या करता है, आपका जो टेक्स्ट है उसको रैप कर देता है पैराग्राफ के अंदर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक पैराग्राफ है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक करता है। पैराग्राफ का टैग जहाँ से जो भी टेक्स्ट आपने पी के अंदर देना है पूरा सा पैराग्राफ आपको डिस्प्ले होगा। फिर आपके पास आ जाता है एक और टैग, इसका क्या मकसद है, ए को हम बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली करता ये है कि आपके वेब ब्राउज़र के अंदर जितने भी लिंक्स वगैरह डिस्प्ले होते हैं वो सारे के सारे लिंक्स जो है वो कहाँ डिस्प्ले होते हैं, इस एंकर टैग के अंदर। इसी तरह से एच रेफरेंस जैसे हमने यहाँ पे लिंक करने के लिए दिया था, उसी तरह से एंकर टैग के अंदर भी एच रेफरेंस इस्तेमाल होता है। और एच रेफरेंस के अंदर हम लोग एड्रेस, जो भी फाइल हमने इसके अंदर लिंक करनी है या किसी लोकेशन पे भेजना है अपने यूआरएल को, तो वहाँ पर हम यहाँ पर जो है एड्रेस डिफाइन करते हैं। फिर इस लिंक के पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये उस डेस्टिनेशन पे चला जाएगा जो हमने यहाँ प्रोवाइड की थी। इसी तरह से यहाँ पर पी का टैग क्लोज हो गया, फिर बॉडी का टैग क्लोज हुआ और HTML का टैग क्लोज हुआ। चलें इसको देखते हैं ब्राउज़र के अंदर कि किस तरह से डिस्प्ले होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हेड टैग के अंदर या पूरी HTML की फाइल जो हमारे पास मौजूद है इसके अंदर हम जहाँ आउट सोर्स की जो फाइल होंगी यानी कि आउटर फाइल्स जो होंगी हमने जो लिंक की हैं इस पेज के अंदर वो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले होंगी। जैसे book.css एक फाइल है, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, सही है, उसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी ये फाइल लोकेशन पे मौजूद नहीं है, मैं इसको book1 करके सेव करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ CSS की जिसका मैं नाम रखूँगा book1 के नाम से। एक नई फाइल बनाता हूँ और CSS की मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, उसको मैं सेव कर देता हूँ कहाँ पर, यहीं पे book1 के नाम से उसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसको सेव कर दिया तो अब क्या होगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा F5 के बटन से तो क्या होगा, यहाँ पर एक और फाइल ऐड होगी। इसी तरह से जितनी फाइल आप एक्सटर्नल फाइल्स लिंक करते जाएंगे अपने पेज के अंदर तो इस तरह से फाइलें वो अटैच होती जाएंगी आपके वेब पेज के अंदर। इसको मैं भी क्या करता हूँ ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ अपने, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन किया तो अब हम यहाँ देख रहे होंगे कि क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट के नाम से हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट। एक काम पहले मैं करता हूँ कि यहाँ से मैं अपना ये जो CSS का जो कोड है इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, यानी कि कमेंट करने से क्या होगा कि ये कोड जो है फिर काम नहीं करेगा।
किस तरह से हम यहाँ पर कमेंट करते हैं। लेस देन का कैप ओपन किया, फिर एक्सक्लेमेशन और डबल हाइफन, फिर जहाँ तक कमेंट करना है उस वहाँ तक एंड तक जाके डबल हाइफन और ग्रेटर देन का साइन ओपन करना। तो आपने देखा इसका कलर चेंज हो गया। ये जो आपकी शीट थी वो अब कमेंट हो गई। अब यहाँ से वो सेव करने के बाद रिमूव हो जाएगी किस तरह से। जब मैंने इसको सेव कर दिया, सॉरी इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, तो क्या वो यहाँ से वो फाइल रिमूव हो गई। अब हम उसको अपने पेज को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो जो स्टाइलिंग अप्लाई हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, वो स्टाइलिंग जो थी आपकी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। सबसे पहले जो हेडिंग आ रही है ये सिंपल नॉर्मल HTML है। अब यहाँ पर जो आपने यहाँ पर पेज देख रहे हैं ये सिंपल HTML का जो कोड है वो काम कर रहा है यहाँ पर। इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं हुई है। सिंपल HTML में आपके पास सबसे पहले हेडिंग आ रही है H1। अब अगर मैं इस हेडिंग को थोड़ा बहुत छोटा करता हूँ, HD पे करता हूँ, इसका साइज़ कम हो जाना चाहिए। रिफ्रेश किया, इसका साइज़ छोटा हो गया। सबसे बड़ा साइज़ है H1 का। सबसे पहले मैंने H1 डाल दिया और रिफ्रेश कर दिया तो इसका साइज़ बड़ा हो गया। इसी तरह से फिर हमारे पास एक इमेज है यहाँ पर मौजूद जो हमने यहाँ पर लगाई थी, वो इमेज यहाँ डिस्प्ले हो रही है। ऑल्टर का टैग मैंने आपको बताया था किस तरह काम करेगा। अभी मैं इसका नाम जो है इमेज का वो कुछ और रख देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, इमेज का टैग जब रीड होगा ब्राउज़र के थ्रू और वो इस सोर्स के ऊपर आएगा 3SS, तो ये फाइल उसको उस लोकेशन पे नहीं मिलेगी। तो क्या होगा उसके बाद मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। इमेज जो है वो क्रैश हुई दिख रही है यहाँ। उसके इंस्टेड जो है उसके क्या दिख रहा है आपको, उसके मुताबिल कि ड्रीम व्यूवर बुक के नाम से यहाँ पर आपको ये चीज़ डिस्प्ले हो रही है और इमेज यहाँ पर आपकी यहाँ से रिमूव हो गई। उसको दोबारा से सेव कर लेते हैं 3 करके और रिफ्रेश करते हैं तो आपकी इमेज यहाँ डिस्प्ले हो गई। दूसरा चीज़ था हमारे पास पैराग्राफ। अब देख रहे होंगे आप कि हमारा पैराग्राफ कहाँ एंड हो रहा है, मैनेजमेंट के ऊपर, और एंड कहाँ पर है, मैनेजमेंट के ऊपर। अब अगर मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से रिमूव कर दूँगा तो क्या होगा कि हमारे जो दोनों लाइन्स हैं, यानी ये 2 पैराग्राफ थे, ये यहाँ क्लोज हो रहा था और ये यहाँ से ओपन होके यहाँ क्लोज हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक एंटर दिया हुआ है। अब मैं यहाँ भले जितने भी एंटर दे दूँ, इससे ब्राउज़र को कोई लेना देना नहीं है। ब्राउज़र इसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा, वो इसको सिर्फ एक ही पैराग्राफ समझेगा और इसको जो है एक पैराग्राफ के तरीके से जो है आपको डिस्प्ले कर देगा। उसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या किया इसने, उस पूरे के पूरे जो आपका टेक्स्ट था कोड के अंदर उसको एक पैराग्राफ डिस्प्ले कर दिया। भले मैंने यहाँ पर जितने भी एंटर्स मारे हों, उस एंटर्स को जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। वो सिंपली जो है क्या करता है, ब्राउज़र आपका इस कोड को रीड करता है कि आपका जो HTML का कोड है वो क्या रिटर्न हुआ है। टेक्स्ट के ऊपर उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं इसको वापस अपनी जगह पर लेकर जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो है इसका टैग ओपन करता हूँ और यहाँ इसका टैग क्लोज करके इसको सेव करता हूँ। अब देखेंगे आप कि 2 पैराग्राफ आपके पास यहाँ पे क्रिएट होगा। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास नीचे लिंक जो मैंने यहाँ बनाया था एक H रेफरेंस के नाम से, सॉरी A रेफरेंस के नाम से, यानी कि एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर क्या है देख रहे हैं आप यहाँ पे रीड मोर, जो इसके सेंटर में है, यानी इन टैग्स के बीच में जो कंटेंट है, यानी आपका जो टेक्स्ट है वो एक लिंक बन चुका है क्योंकि उसके ऊपर हमने एंकर का टैग लगाया हुआ है। अब इस एंकर टैग के पीछे जो लोकेशन यहाँ पे लिखी हुई होगी ये उस लोकेशन पे जाएगा। अभी कोई लोकेशन है नहीं, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं index.html लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर अगर कुछ क्लिक करता हूँ तो वो जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर प्रोसेस होती है, आपके इसी URL के अंदर। अभी इसके अंदर कोई लोकेशन नहीं है तो ये जो index.html है ये एज इट इज़ आपको डिस्प्ले होगा। index.html पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, पेज रिफ्रेश हुआ और आपका index.html दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं हैशटैग लगा देता हूँ, ठीक है। अब हैशटैग लगाने के बाद क्या होगा, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हैश लिखा आना चाहिए, ठीक है। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ, हैशटैग आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब फर्ज करें मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक एड्रेस दे देता हूँ। एड्रेस किस चीज़ का देता हूँ,
www.google.com। ठीक है, अब जब मैं google.com यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, ये कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए, गूगल के ऊपर। सबसे पहले पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर आके जैसे क्लिक किया, क्या हुआ, ये आ गया कहाँ पर, google.com पर। लेकिन सही एड्रेस नहीं आ पाया क्योंकि मैंने जो पैटर्न दिया था वहाँ पर, वो पैटर्न जो है वो सही नहीं था, क्योंकि इसको HTTP रिक्वेस्ट चाहिए होती है। पैटर्न आपने पूरा प्रोवाइड करना है। जो लिंक आपका जो प्रॉपर लिंक होता है वो किस तरीके से काम करता है, प्रॉपर HTTP रिक्वेस्ट के साथ काम करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट हमने टाइप करके इसको सेव किया। अब जब मैं इसको दोबारा से बैक जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, रीलोड, और जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो अब क्या हुआ, HTTP और गूगल का वेबसाइट जो है आपके पास ओपन होगी। अभी नहीं चल रहा क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है वो फिलहाल डिसेबल है। अगर इंटरनेट ओपन होता है तो ये गूगल का पेज ओपन कर देता आपके पास। ठीक है, तो ये था तरीका कि हम लिंक को जो है वो किस तरह से अपने पेज के अंदर डाल सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, ये था बिल्कुल अनफॉर्मेटेड पेज है आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग अपने हमारी जो स्टाइल शीट थी उसको अनकमेंट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कमेंट्स को रिमूव किया, सिलेक्शन करी मैंने, और यहाँ पे कमेंट रिमूव करने का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया तो वो कमेंट जो था आपको यहाँ से रिमूव हो गया। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करके अपनी book.css के अंदर जाता हूँ। CSS फाइल के अंदर बेसिकली होता क्या है, जब आप एक नई CSS फाइल बनाते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको कि एक नई फाइल बनाते हैं CSS की, इसके अंदर ये 2 लाइन्स आपके पास कैरेक्टर सेट्स के जो है डिफाइन होते हैं। इसका कोई काम नहीं है आपके CSS की फाइल के अंदर। आप इसको छोड़ना चाहें तो छोड़ दें, रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर दें। मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया है हाल फिलहाल, तो हमें जो है फिलहाल उसकी नीड नहीं है। सबसे पहला जो टैग है, हम क्या करते हैं, हम इसको सीक्वेंसिंग वाइज लेके चलेंगे। सॉरी, सबसे पहला जो टैग है हमारे पास वो है बॉडी का टैग। उसके नीचे जो टैग्स हैं हम क्या करते हैं, उनको सिलेक्शन करके यहाँ से कमेंट कर देते हैं, अप्लाई कमेंट। अच्छा, CSS का कमेंट और HTML का कमेंट इसमें डिफरेंस है। HTML का कमेंट जो था वो कैप्स ओपन करके एक्सक्लेमेशन और डबल डैश के साथ काम कर रहा था। CSS का कमेंट जो है फॉरवर्ड/ विद स्टार से ओपन होता है और क्लोज होता है स्टार विद फॉरवर्ड/। यही अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये वाला जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो कमेंट हो गया। सबसे पहला जो टैग है हमारे पास वो है बॉडी का टैग। अब CSS के अंदर बॉडी क्या चीज़ है, बॉडी जो है आपका HTML का जो आपके पास टैग था वो है आपकी बॉडी। तो CSS में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि CSS में बहुत सारे तरीके हैं आपको, यानी कि रेफरेंस करने के, आपके HTML के जो टैग्स हैं उनको रेफरेंस करने के CSS के अंदर 2-3 तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक तरीके हैं वो 2-3 तरीके हैं। जिसमें सबसे पहला तरीका जो है आपके पास वो ये है कि आप टैग्स को एक्सेस करें, टैग्स के नाम के जो बिल्ट इन टैग्स हैं HTML के, उनको एक्सेस करके उनके साथ काम करें। ठीक है, सबसे पहला टैग था हमारे पास बॉडी का टैग। ये पूरा एक यानी कि आपका पेज जो आपका काम कर रहा है वो बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि मेन टैग जो है आपका वो बॉडी का टैग है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बॉडी का टैग को मैंने ओपन कर दिया, और सबसे पहला क्या किया, बॉडी का टैग ओपन किया और फिर उसकी बॉडी बना दी। इस टैग की बॉडी जो बन गई है, यानी कि ये हमारा एक तरह का CSS के अंदर जो आपने जो रेफरेंस दिया है बॉडी को, ये सेलेक्टर कहलाता है आपका। इस सेलेक्टर की बॉडी किस तरह बनती है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होंगे और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे, और उसके अंदर जो आपके पास जो भी आप प्रॉपर्टीज डालेंगे इस बॉडी के सेलेक्टर के लिए, वो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, आप प्रॉपर्टी टाइप बताएंगे, ठीक है, और उसका जो कोड होगा वो उसके आगे बताएंगे। प्रॉपर्टी टाइप जो है सबसे पहले आप बताते हैं विद डबल कोट्स। प्रॉपर्टी टाइप बताने के लिए आप क्या करते हैं, आपने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पर इंटेलिजेंस ओपन हो जाएगा आपके पास, और इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी टाइप्स हैं CSS की वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। इसमें से आप अपने प्रॉपर्टी टाइप को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर डबल कोट्स आते हैं, और फिर उसकी जो यानी कि आप कह सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, यानी कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, लाउड, सॉफ्ट, इस तरह की वैल्यूज़, इनको आप सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं विद
दिस टर्मिनेट साइन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे प्रॉपर्टी है वो क्या है, फॉन्ट फैमिली के नाम से हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो टेक्स्ट स्टाइलिंग है आपकी, जो ये जो टेक्स्ट आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इसका टेक्स्ट स्टाइल आप किस तरह चेंज करते हो यहाँ पर फॉन्ट फैमिली के नाम से। फॉन्ट फैमिली जो है वो यहाँ पर ड्रीमवीवर के अंदर कुछ बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए आप जो है यूज़ कर सकते हो। आगे चल के बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा कि फॉन्ट्स मज़ीद किस तरह से लगाए जा सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं फॉन्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करने के। तो बिल्ट इन जो फॉन्ट है वो सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे, ठीक है, एरियल सेंस सेरिफ के नाम से। फिर हमने इसको बताया कि भाई फॉन्ट साइज जो है वो 100% होना चाहिए। फॉन्ट साइजेस जो है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइजेस की वो डिफरेंट है, जो इसके अंदर अपनी बिल्ट इन अप्लाई मॉडिफाई डिफाइन हुई है वो पिक्सेस में डिफाइन हुई भी है। दूसरा फिक्स रेशियोज के साथ डिफाइन हुई है, यानी कि लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर। इसी तरह से आप फॉन्ट जो है साइजेस अप्लाई कर सकते हैं EM के नाम से, यानी आप यहाँ पे EM इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मीटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इंचेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, परसेंट जो है उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्सल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 100% फॉन्ट साइज लिया हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, हमने इसको कहा है कि भाई जो हमारा बॉडी है, यानी कि हमारी जो बॉडी है वेब पेज की, उसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, विड्थ उसकी होनी चाहिए 550 पिक्सेस, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ तक छोड़ देता हूँ और बाकी का टेक्स्ट जो है वो मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, उसको मैंने यहाँ से सेव किया और अब हम अपना ब्राउज़र रिफ्रेश करते हैं। चलिए, जब मैंने ब्राउज़र रिफ्रेश किया तो ये देखें इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। और क्या हुआ, हमारा जो सबसे पहले जो हमारा जो टैग था बॉडी का, उसकी जो स्टाइलिंग थी वो क्या हुआ, वो चेंज हो गई। सारी की सारी स्टाइलिंग जो है हमारी बॉडी टैग की वो यहाँ से चेंज हो गई। और क्या हुआ, उसको विड्थ असाइन हो गई कितने, यहाँ पे 550 पिक्सेस के साथ। अब जो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है मार्जिन की प्रॉपर्टी। मार्जिन बेसिकली काम किस तरह से करता है, जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ तरीका कि फर्ज करें ये जो है मेरा एक वेब पेज है, ठीक है, और मेरा जो कंटेंट है वो ये मेरा कंटेंट है वेब पेज के अंदर, ठीक है। अब जब मैं यहाँ मार्जिन अप्लाई करूँगा, फर्स्ट करें मैंने टॉप मार्जिन अप्लाई करी, मार्जिन जितनी भी स्टाइलिंग्स हैं वो 4 साइडेड अप्लाई होती हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये से कि हमारी प्रॉपर्टी है मार्जिन, इसकी जो वैल्यू होगी वो 4 साइडेड वैल्यूज अप्लाई करेंगे, यानी टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। अब मैंने मार्जिन यहाँ पे असाइन कर दिया है टॉप से लेफ्ट से मैंने अप्लाई किया यहाँ पर 10 पिक्सल। तो क्या होगा, ये जो मेरा कंटेंट है ये वाला अंदर वेब पेज के अंदर, इस कंटेंट के बाहर से यहाँ पर क्या होगा, मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। कितना पिक्सल, 10 पिक्सल लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर ये जो गैप है ये 10 पिक्सल आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि ये आगे मूव हो जाएगा, इतना आगे मूव हो जाएगा। इसी तरह से पैडिंग क्या काम करता है, पैडिंग ये करता है कि आपका जो ये मैं आपको दूसरे एक बना के बताता हूँ कि ये आपका फर्स्ट करें कंटेंट है, ठीक है, ये बॉर्डर के साथ कंटेंट अवेलेबल है। आपने क्या किया, पैडिंग अप्लाई कर दी 5 पिक्सल, तो वो चारों कोनों पे अप्लाई हो जाएगी 5 पिक्सल। अब बॉर्डर के अंदर जो भी आपका कंटेंट होगा उसके 4 साइड पे क्या होगा, इस तरह से 5 पिक्सल का गैप अप्लाई हो जाएगा और आपका कंटेंट इसके चारों कॉर्नर से क्या होगा, 5 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा। तो पैडिंग और मार्जिन में ये फ़र्क है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्जिन यहाँ पर किस तरह से काम करता है। अब मार्जिन अप्लाई करने के आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यानी कि मार्जिन अप्लाई कर दो, टॉप बॉटम से कितनी होनी चाहिए, 0, और लेफ्ट राइट से जो है वो ऑटो होना चाहिए। फिर एक और तरीका है मार्जिन अप्लाई करने का 4 साइडेड, यानी कि 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल और 0 पिक्सल। ये जो है अप्लाई करेगा मार्जिन कहाँ से, टॉप से, बॉटम,
लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये एक और तरीका था। फिर एक तरीका है आपके पास कौन सा, ये कोड करने का तरीका नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपके जो मार्जिन है वो किस किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका हमारे पास है कि 0 पिक्सल। अब 0 पिक्सल्स क्या होगा, इससे इस तरह की यानी कि आप वैल्यू अप्लाई करने को, इस प्रॉपर्टी को आप अगर इस तरह की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो भी कंटेंट है जिसके पर आप मार्जिन अप्लाई कर रहे हो वो फोर्थ कॉर्नर से क्या होगा 0 पिक्सल अप्लाई हो जाएगा चारों कॉर्नर से। अब जितना पिक्सल आप यहाँ देंगे जो भी करेंगे उतना जो है टेक्स्ट फोर्थ कॉर्नर से अप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताया कि मार्जिन किस तरह। इसी तरीके से पैडिंग भी अप्लाई की जाती है। ठीक है, अब मार्जिन में अप्लाई कर दी, अब क्या होगा कि 0 टॉप बॉटम से 0 कर देगा और लेफ्ट राइट से ऑटो कर देगा। ऑटो करने से क्या फ़ायदा होगा, आपका जो वेब पेज है वो बेसिकली काम करता है ब्राउज़र, आपको जितना भी कंटेंट है अगर आपने उसको ऑटो कर दिया, आपने यानी बॉडी का जो टैग्स है आपने उसको ऑटो कर दिया तो क्या होगा, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली जो है दोनों साइडों से आपके कंटेंट के यानी कि दोनों साइड जो हैं, ये वाली साइड आपके पेज के अंदर इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से क्या करेगा, इक्वली डिस्टेंस अप्लाई कर देगा आपके बॉडी को, यानी कि बॉडी आपकी सेंटर में आ जाएगी और लेफ्ट और राइट से क्या होगा इक्वली स्पेस अप्लाई हो जाएगी और आपका जो कंटेंट है वो बॉडी के अंदर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। किस तरह से डिस्प्ले होना शुरू होगा अभी दिखा देता हूँ आपको। सेव किया और इसको जो मैंने रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। इमेज का साइज़ बड़ा है इसलिए ये बाहर जा रही है, इसको भी अभी इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, फिर पैडिंग अप्लाई हुई है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, पैडिंग 1 EM अप्लाई हुई है। इसका रिमूव करता हूँ, मैं नीचे ले आता हूँ। पैडिंग अप्लाई हुई है नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर कितनी, 1 EM की, 1 EM के साथ जो है पैडिंग अप्लाई हो गई है। अब पैडिंग जब अप्लाई हुई 1 EM तो ये क्या होगा, फोर्थ कॉर्नर से जो है वो पैडिंग अप्लाई होगी। पैडिंग में बाद में अप्लाई करूँगा, मैं पहले आपके इन चारों कॉर्नर से बॉर्डर अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पैडिंग बेसिकली काम किस तरह से करती है और जो फोर्थ कॉर्नर का तरीका मैंने आपको बताया है वो बेसिकली किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मैंने सेव किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। बॉर्डर जो है वो 3 एट्रीब्यूट्स आपके जो है रिक्वायर्ड होते हैं, इसको पैरामीटर्स अप्लाई किए जाते हैं। बॉर्डर के अंदर जो वैल्यू है वो 3 पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रही होती है, 2 के ऊपर भी करती है लेकिन बेसिकली जो काम करती है वो करती है 3 पैरामीटर्स। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है बॉर्डर की जो डेंसिटी है, यानी कि वो कितना मोटा होना चाहिए बॉर्डर, वो चीज़ आप यहाँ बताते हो कि इतना पिक्सल जो आपका बॉर्डर मोटा होना चाहिए। सेकंड जो पैरामीटर है उसके अंदर जो है ये कलर आपने बताना, सॉरी कलर नहीं, आपने इसका स्टाइलिंग बतानी होती है। बॉर्डर की जो स्टाइलिंग है आया वो सॉलिड है यानी कि सिंपल लाइन वाली है या मुख्तलिफ इसके अंदर स्टाइलिंग मौजूद हैं बिल्ट इन, वो आप बताते हो कि ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो बॉर्डर पे। मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरह से अप्लाई होती हैं। थर्ड स्टाइलिंग है आपके पास कलर, यानी कि जो बॉर्डर आपने बनाया है वो किस कलर का होना चाहिए। उसको सेव किया मैंने, ठीक है, और हम क्या करते हैं पेज पे जाते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। जब रिफ्रेश किया तो देखें चारों कॉर्नर पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। अभी 1 पिक्सल है, बहुत पतला है, हम क्या करते हैं इसका बॉर्डर की जो पिक्सल है उसको बढ़ा देते हैं, इसको 3 पिक्सल्स करके उसको सेव करते हैं। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा, इसकी डेंसिटी और बढ़ गई। इसको 5 पिक्सल कर देते हैं, सेव करते हैं, इसकी डेंसिटी और बढ़ गई। ठीक है, तो ये तो तरीका बॉर्डर अप्लाई करने का। अच्छा, बॉर्डर की स्टाइलिंग ने मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टाइलिंग जगह मौजूद हैं बहुत सारी, काफ़ी सारी हैं। जैसे कि मैं यहाँ से फर्स्ट कर डैश कर देता हूँ, सेव करके डैश किया तो क्या हुआ, इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई बॉर्डर की। तो सॉलिड का तरीका ये है कि आप किस तरह से बॉर्डर अप्लाई करते हैं सॉलिड का, तो ये सॉलिड का तरीका है बॉर्डर अप्लाई करने का। ठीक है, नेक्स्ट था कलर, इसको मैं रेड कर देता हूँ, रेड करके सेव करता हूँ और देखिए रेड हो गया। तो ये था तरीका कलर चेंज करने का। अब आ जाते हैं पैडिंग के अंदर, हमने जो 1 EM है बेसिकली ये काम किस तरह से करेगा। ठीक है, 1 EM क्या किया मैंने, सिर्फ 1 EM इसको यानी इसकी वैल्यू जो है इस प्रॉपर्टी की वो डिफाइन किया मैंने 1 EM। अब क्या होगा, 1 EM से चारों कॉर्नर पर पैडिंग अप्लाई होनी चाहिए। किस तरह से अप्लाई होगी देखें, यहाँ पे क्या है आपके पास, ए जो है वो बिल्कुल टच कर रहा है इस लाइन को,
यहाँ पर भी टेक्स्ट आपका टच कर रहा है इस लाइन को, और यहाँ से इमेज जो है वो टच कर रही है इस बॉर्डर को। तो हमने पैडिंग अप्लाई कर दी है। अब इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे क्या होगा, यहाँ से क्या हुआ, जहाँ सारी की सारी चीज़ों को फोर्थ कॉर्नर से पैडिंग अप्लाई हो गई आपके इस कंटेंट के अंदर। ठीक है, ये तरीका था पैडिंग अप्लाई करने का। अब आप देख रहे हैं CSS से आपका जो पेज है वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, ये बॉडी का टैग था, हमने इसको एक्सेस करके इसको स्टाइलिंग दे दी अपने बॉडी को। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है वो है H1 का। H1 के ऊपर हमने काम करना है, यानी कि हमारा जो H1 का टैग है, ये जो हमारी हेडिंग है इसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, अब H1 को हमने क्या कहा कि भाई हमें मार्जिन जो है H1 के चारों कॉर्नर से मार्जिन नहीं चाहिए, पैडिंग हमें चाहिए 0.25 EM, चारों कॉर्नर्स पे पैडिंग हमें चाहिए 0.25 EM। फॉन्ट साइज जो है हम थोड़ा सा और बड़ा करने चाहते हैं, इसको 200 पिक्सेस % कर दो, और कलर जो है वो नेवी कर दो, हम इसको चेंज करके रेड कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। अब देखें क्या होता है, मार्जिन ख़त्म हो गया, सही है, पैडिंग अप्लाई हो गई, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, और इसका कलर जो है वो चेंज हो गया। अब एक और चीज़ है कि हम इस हेडिंग को सेंटर किस तरह से करेंगे। सेंटर करने का तरीका ये है कि हम गए, यहाँ पे हमने लिखा टेक्स्ट अलाइनमेंट स्पेस सेंटर और क्लोज करके सेव किया, रिफ्रेश किया, पर टेक्स्ट जो है वो सेंटर हो गया। ठीक है, इमेज जो है, फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास इमेज का जो टैग है उसको एक्सेस कर लेते हैं। इमेज के टैग के अंदर क्या हो रहा है, देखें फ्लोटिंग अप्लाई हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आप अपने कंटेंट को फ्लोट कर दो एक पोजीशन की तरफ, लेफ्ट होती है या राइट होती है। ठीक है, फ्लोट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। हमने फ्लोट किया है इसको लेफ्ट की तरफ, ताकि अगर फर्ज करें मैं इसका साइज़ जो है, इमेज का साइज़ विड्थ, यानी कि विड्थ को मैं एक्सेस करता हूँ, मैं करता हूँ इसको 10 पिक्सेल्स, और मैं यहाँ से फ्लोट को जो है वो बंद कर देता हूँ। ठीक है, उसको मैं सेव करता हूँ, बहुत छोटी होगी इमेज, 100 पिक्सल कर देते हैं, रिफ्रेश किया, इसी और बढ़ाता है 5 पिक्सल, 500 पिक्सल हो गई। ठीक है, इमेज मेरी है 500 पिक्सल, और जो मेरा P का जो टेक्स्ट है वो नीचे से शुरू हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये इमेज है वो कहाँ पे फ्लोट करे, यहाँ तक मेरी इमेज डिस्प्ले हो, और ये जो मेरा टेक्स्ट है V वाला यहाँ कहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो। तो यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर फिर हमें क्या करना होता है, हम लोग फ्लोट को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फ्लोट को इनेबल करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी ये पीछे नहीं, ऊपर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ 300 पिक्सल, और मैं यहाँ पर इसको बॉर्डर्स दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। रिफ्रेश किया और इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें क्या हुआ, इमेज मेरी फ्लोट हो गई लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और जो मेरा टेक्स्ट था वो क्या हुआ, उसके कॉर्नर्स के साथ स्टार्ट हो गया, यानी कि जस्टिफाइड तरीके से स्टार्ट हो गया, उसके साथ फ्लोट करता हुआ बिल्कुल नीचे आ रहा है खूबसूरती के साथ। तो फ्लोट का जो है बेसिकली मकसद ये होता है कि इमेज को जो है आपको आपकी जो भी कंटेंट है, डिव है, इमेज है, टेक्स्ट है, जो भी कंटेंट है, उसको अगर आपने फ्लोट करके उसको सर्टेन पोजीशन बता दी कि यह है वो लेफ्ट है या राइट है, तो वो उस तरफ फ्लोट होकर फिक्स हो जाता है, और फिर उसके साथ जो उसका टेक्स्ट होता है, जो भी चीज़ है वो उसके साथ रैप होते हुए नीचे तक आती है। अब फर्ज करें मैं इसको कर देता हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है, उसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ, ये फ्लोट हो गया राइट हैंड साइड पर, आपका टेक्स्ट यहाँ से डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो ये था तरीका फ्लोटिंग का, इमेज के ऊपर किस तरह प्रॉपर्टी अप्लाई हुई। इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टीज भी हम देख लेते हैं, ये किस तरह से अप्लाई हुई। पी के ऊपर हमने क्या किया, मार्जिन 0 कर दिया है, पैडिंग बॉटम किया है 0.5 EM के साथ, ठीक है।
और हमने क्या करना है, इसको रिफ्रेश किया, क्या हुआ देख लें, हमारा टेक्स्ट जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ हमारा ये पेज जो है वो रेडी हो गया है एक तरह से। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन HTML और CSS के हवाले से। इसी तरह से जो है आप किसी टेम्पलेट को बनाएं, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो आपका जो है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपके लिए अच्छा है, और आप इसमें कमांड हासिल करते जाएंगे और मज़ीद जो है आगे चल के बहुत सी चीज़ें इसमें कुछ है HTML सीखना। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आप लोगों को देना था किस तरह से क्या चीज़ काम करती है। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा आपको लेक्चर। लाइक करना मत भूलिएगा, इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि चैनल के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ते जाएं। जितने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आएंगे उतना मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, काम करने का मुझे जो है मौका मिलेगा, मज़ीद मैं आप लोगों को चीज़ें सिखाता जाऊँगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर HTML CSS के साथ। तो तब तक के लिए